सेविका का नाम ये कंबोजलाल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आप देखिए कौन से मुद्दे, कौन सी खबरें आज मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं जिन पर चर्चा होगी। शुरुआत होगी, क्या है 5G नेटवर्क विस्तार की राह में सबसे बड़ा रोड़ा? शेयर बाजार में कौन से शेयर बेच रहे विदेशी निवेशक? देश में ऊर्जा की मांग का बढ़ना अच्छी खबर या चुनौती? महंगे कर्ज के बाद भी अमेरिका में क्यों नहीं टूट रही मांग? एमपीसी की बैठक में क्या होने वाला है? और मस्क के बाद ट्विटर में क्या बदलेगा? ये तमाम खबरें जिन पर हम चर्चा करेंगे। एक स्पेशल रिपोर्ट मनी 9 की आज LIC पर है। अगर आप लिस्टिंग से लेकर अब तक LIC में क्या हुआ, क्यों हुआ, सब कुछ देखना समझना चाहते हैं तो मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट को गौर से देखिए। शुरुआत 5G से। देश के कुछ हिस्सों में 5G सेवा तो लॉन्च हो गई, लेकिन पूरे देश में इसकी लॉन्चिंग के समय लग सकता है, इसकी लॉन्चिंग में लंबा समय लग सकता है, क्योंकि सेवा के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना एक कठिन चुनौती है। टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अभी हाल में ही कल ही एक प्रोग्राम में कहा कि मौजूदा समय में हर हफ्ते 5G सेवा के करीब 2500 टावर लगाए जा रहे हैं, जबकि हर हफ्ते 10,000 टावर लगाए जाने की जरूरत है। सर, क्या उद्योग कर पाएगा ऐसा? कंपनी की बैलेंस शीट कह रही है, गवाही दे रही है इसकी। कंपनी की बैलेंस शीट्स के साथ और भी कई सारे फैक्टर हैं, और अब जब 5G को लेकर सरकार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहती है, 5G की मांग कितनी है, 5G सर्विसेज की अवेलेबिलिटी कितनी होगी, लोग कितना इसे खरीद कर इस्तेमाल कर पाएंगे, ये एक अलग बहस है। इससे पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रिपरेशन है उसे लेकर जो संचार मंत्री का लक्ष्य है 10,000 BTS या टावर्स प्रति सप्ताह लगाने का, वो उसे लेकर उद्योगों में काफ़ी गहमागहमी है और उद्योगों में बेचैनी भी है। DOT का आंकड़ा ये बताता है कि अभी तक केवल 8,000 BTS लगे हैं पूरे देश में, केवल 8,000 लगे हैं, जबकि 10,000 प्रति सप्ताह लगाने की बात कही जा रही। कई तरीके की उलझनें और दिक्कतें इसमें बैलेंस शीट कंपनियों की और डिमांड से अलग। ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर यह है कि जिन 5G रेडियोज़ का इस्तेमाल होना है उसमें भारत का बना हुआ रेडियो 6 महीने बाद उपलब्ध हो पाएगा, क्योंकि उसका ट्रायल चल रहा है। कंपनियां अभी इंपोर्ट कर रही हैं, जैसे कि जियो ने नोकिया और एरिक्सन से अपने इक्विपमेंट इंपोर्ट किए हैं, उनकी इंपोर्ट के क्लियरेंसेज में टाइम लग रहा है। तो पहली चीज़ तो ये कि जो सबसे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है जो टावर के ऊपर लगाया जाएगा, जिसको कि हम रेडियो फ्रीक्वेंसी इक्विपमेंट कहते हैं, वो इक्विपमेंट अभी इंपोर्टेड है और इसकी इंपोर्टिंग क्लियरेंस में और आपूर्ति में समय लग रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि टावर्स को लगाने के लिए बहुत सारे तरह की मंजूरियां चाहिए, उसमें इन्वायरमेंटल क्लियरेंस भी चाहिए, उसमें लोकल अथॉरिटीज़ की क्लियरेंस भी चाहिए, तब टावर स्थापित किया जा सकता है। हालांकि कंपनियों का कहना है कि सरकार इसमें कोशिश कर रही है कि इसे ईज आउट किया जाए, लेकिन उसके बाद भी लंबा समय लगता है मंजूरियों में वास्तविक रूप से टावर को लगाने में। और तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि पूरा जो नेटवर्क है, जो हैंडसेट है, हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स ने भी कहा है कि वो अपने सिस्टम्स को अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो ये 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर साइड से या सप्लाई साइड से आते हैं। डिमांड साइड का तो भी पता नहीं है, क्योंकि डिमांड साइड में 5G की डिमांड कितनी है भारत में, उसमें कितने लोग 5G की सर्विस अफोर्ड कर पाएंगे, ये एक दूसरा पहलू है जो सर्विस आने के बाद समझ में आएगा। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि कंपनियां तत्काल इतना ज़्यादा फ्रंट लोड कर पाएंगी इन्वेस्टमेंट और तुरंत नेटवर्क फैला पाएंगी, ये भी एक सवाल है। लेकिन सरकार की कोशिश है कि 5G जल्दी से जल्दी पूरे देश में कम से कम तकनीकी तौर पर टावर्स पहुंच जाएं, पर तो उसमें कई अभी बाधाएं दिख रही हैं। मंदी की आशंका से दुनिया भर की दिग्गज IT कंपनियां और टेक कंपनियां टूट रही हैं, उनके शेयर टूट रहे हैं, क्योंकि कंपनियों से निवेशक निवेश निकाल रहे हैं। भारत में भी विदेशी निवेशक IT सेक्टर से सबसे ज़्यादा पैसा निकाल रहे हैं, सबसे ज़्यादा बिकवाली यही कर रहे हैं। इस साल अप्रैल से सितंबर के दौरान विदेशी निवेशकों ने IT सेक्टर में 44,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिकवाली की, जो 6 महीने में अब तक की सबसे बड़ी बिकवाली है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि मंदी की वजह से IT सेवाओं पर सबसे ज़्यादा मार पड़ेगी और इस सेक्टर में नौकरियां भी जा सकती हैं। यही वजह है कि निवेशक इस सेक्टर में अपना निवेश खींच रहे हैं। उधर दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियां, चाहे वो अल्फाबेट हो, अमेजन हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, मेटा हो, सबके मुनाफे पर भी भारी चोट पड़ रही है। यानी कि ये फिनोमेना केवल इंडिया का नहीं है, पूरी दुनिया की टेक कंपनियां इस समय परेशान है। सर, FIs टेक कंपनियों में तो बिकवाली कर ही रहे हैं, और जगह भी बिकवाली चल रही है?
अगर आप भारत के बाजार में विदेशी निवेशकों के पिछले एक पखवाड़े के कामकाज को या उनके निवेश को देखें तो आपको आने वाले 6 महीने या भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में उनकी धारणा का कुछ अंदाजा या संकेत लग जाएगा। यह पिछला पखवाड़ा वो था जब भारत में पर मंदी का असर होने की संभावना स्पष्ट होने लगी थी। संदर्भ समझना हमारे लिए जरूरी है। दुनिया भर की सारी एजेंसियों ने भारत के आर्थिक विकास दर के अनुमान घटा दिए थे और अगली तिमाही में 5% से नीचे की आर्थिक विकास दर के अनुमान आ गए थे। रुपए की गिरावट 83 तक पहुंच चुकी थी। दुनिया में ब्याज दरों में बढ़ोतरी के नए दौर आ चुके थे। उस परिस्थिति में भारत में विदेशी निवेशकों ने अपनी खरीद और बिकवाली के तौर तरीकों में बदलाव किया है। उन्होंने केवल आईटी कंपनियों को ही नहीं बेचा है। आईटी कंपनियों में करीब पिछले एक पखवाड़े में 1675 करोड़ रुपए का आउटफ्लो दिखा है। 4000 करोड़ का आउटफ्लो दिखा है फाइनेंशियल्स में, बैंकिंग स्टॉक्स में। इसके अलावा एफएमसीजी कंपनियों में बिकवाली की है विदेशी निवेशकों ने, ऑयल एंड गैस में बिकवाली की है और ऑटोमोबाइल में बिकवाली की। अब अगर आप भारतीय बाजार में जो अभी आ रहे आंकड़े उनको देखें तो आपको दिखेगा कि ऑटो कंपनियों के मुनाफे अच्छे हैं, आईटी कंपनियों के मुनाफे अच्छे हैं, लेकिन उसके बाद भी विदेशी निवेशक लंबे समय के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इन क्षेत्रों को निवेश के लायक फिलहाल नहीं मान रहे हैं और इसलिए उसमें से निकल रहे हैं। तो ऑटो कंपनियों के जो मुनाफे हमें दिख रहे हैं वो, या आईटी कंपनियों के जो लाभ हमें दिख रहे हैं वो विदेशी निवेशकों को लुभा नहीं पा रहे हैं। इसकी तुलना में विदेशी निवेशकों ने जो निवेश बढ़ाया है वो थोड़ा और लंबे समय के क्षेत्रों में बढ़ाया है। कंस्ट्रक्शन में थोड़ा निवेश बढ़ा है, पावर सेक्टर में खरीदारी की है विदेशी निवेशकों ने, कैपिटल गुड्स में खरीदारी की है, हेल्थ केयर सेक्टर में खरीदारी की है और मीडिया इंडस्ट्री में खरीदारी की है। तो अगर ये दोनों विदेशी निवेशकों के निवेश का पूरा रुख अगर आप करीब से देखें तो आपको दिखाई देगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है आने वाले कुछ महीनों में शेयर बाजार के नजरिए से। अब शेयर बाजार से ही जुड़ी एक स्पेशल रिपोर्ट है एलआईसी पर। जैसे मैंने आपको बताया कि एलआईसी के बारे में अगर आप बीते 6 महीने में क्या कुछ घटा ये जानना चाहते हैं, सरकार अब क्या तैयारी कर रही है, तो देखिए सुभाष सुमन की ये रिपोर्ट। एक तरफ भारतीय शेयर बाजार के सूचकांक रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब खड़े हैं तो दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी में गिरावट देखने को मिल रही है। एलआईसी के शेयरों की लिस्टिंग के बाद से तमाम इन्वेस्टर्स अच्छे दिन का इंतजार ही कर रहे हैं, लेकिन इसका हाल सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। हर गुजरते महीने के साथ एलआईसी के शेयरों का भाव गिर रहा है और ये लगातार नया लो लेवल बना रहा है। मौजूदा वित्त वर्ष की शुरुआत में सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी का आईपीओ बड़े जोर शोर से लॉन्च हुआ। कई महीनों से इसके लिए माहौल बनाया गया और इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए कई उपाय किए गए। खासकर रिटेल इन्वेस्टर्स को आईपीओ में पैसे लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। हालांकि शेयर बाजार में एलआईसी ने लिस्टिंग के दिन ही निराश कर दिया। आंकड़े बताते हैं कि एलआईसी के शेयरों को लेकर रिटेल इन्वेस्टर्स का भरोसा हाल के दिनों में कमजोर हुआ है। सिर्फ दूसरी ही तिमाही में 2,65,000 रिटेल इन्वेस्टर्स एलआईसी से बाहर निकल गए। एलआईसी के शेयरों के भाव में जिस तरह से गिरावट आई है उसके हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच मची ये भगदड़ तार्किक भी साबित होती है। एलआईसी आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इशू प्राइस 904 रुपए था, तो वहीं एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स के लिए ये 889 रुपए था। आम इन्वेस्टर्स के लिए एलआईसी आईपीओ का इशू प्राइस 949 रुपए था। हालांकि इसकी लिस्टिंग 17 मई को 872 रुपए पर हो पाई। इसका मतलब हुआ कि एलआईसी आईपीओ ने इन्वेस्टर्स को पहले ही दिन घाटा करा दिया। शुक्रवार को दोपहर में बीएसई पर एलआईसी का शेयर नुकसान के साथ 595 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। इससे पहले एलआईसी स्टॉक 588 रुपए का ऑल टाइम लो भी छू चुका है। हालांकि कुछ ऐसे भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो इस मौके का फायदा उठाकर डिप बाइंग कर रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार रिटेल इन्वेस्टर्स के पास जून तिमाही के अंत में एलआईसी के करीब 11 करोड़ 86 लाख शेयर थे। ये सितंबर तिमाही में 12 करोड़ 21 लाख पर पहुंच गए। यानी इन 3 महीनों में रिटेल इन्वेस्टर्स ने एलआईसी के करीब 35 लाख शेयर खरीदे। इस दौरान एफपीआई ने भी एलआईसी पर भरोसा दिखाया और इसके 33 लाख शेयर खरीदे। वहीं म्यूचुअल फंड का भरोसा कम हुआ और इन्होंने एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी 0.10% कम की। एलआईसी के शेयरों के भविष्य की बात करें तो अब तक के खराब प्रदर्शन के बाद भी ब्रोकरेज फर्म्स को इससे उम्मीद है। फॉरेन ब्रोकरेज फर्म सिटी ने इसे बाई रेटिंग के साथ 1000 रुपए का टारगेट दिया है। इसी तरह मोतीलाल ओसवाल ने एलआईसी को 830 रुपए का और एमके ग्लोबल ने 800 रुपए का टारगेट दिया है। ओपन मार्केट में एलआईसी शेयरों की चाल पर कंपनी के बिजनेस का भी असर पड़ा है। बिजनेस के लिहाज से इंश्योरेंस मार्केट में एलआईसी का मार्जिन पहले ही अन्य कंपनियों की तुलना में कम था। ये मार्जिन जून तिमाही में 13.6% पर आ गया, जो मार्च तिमाही में 15% से ज्यादा था।
अन्य कंपनियों की बात करें तो SBI लाइफ और ICICI प्रूडेंशियल का मार्जिन 30% से ज्यादा है, जबकि HDFC लाइफ का मार्जिन करीब 27% है। सरकार की बात करें तो दीपम सेक्रेटरी तुहिनकांत पांडे की एक हालिया टिप्पणी का जिक्र जरूर आता है। बकौल दीपम सेक्रेटरी LIC को बाजार में पैर जमाने के लिए कई नई चीजें करनी होगी। उन्होंने माना कि कंपनी के मैनेजमेंट को नए सिरे से सोचने की जरूरत है। शेयरों की लिस्टिंग से एक नई कहानी शुरू होती है और अब LIC के मैनेजमेंट को अगले 20 साल के लिए रणनीति बनाने की जरूरत है। मनी 9 के लिए सुभाष सुमन की रिपोर्ट। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने गुरुवार को भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान धीमी रिकवरी और कमजोर वैश्विक मांग का असर GDP ग्रोथ पर पड़ेगा। IMF ने 2022-23 के दौरान भारत की ग्रोथ 6.8% और अगले वित्त वर्ष यानी 2023-24 में 6.1% ग्रोथ का अनुमान लगाया है। IMF ने यह भी कहा है कि 2030 तक आर्थिक ग्रोथ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत को हर साल GDP का 6.2% खर्च करना होगा। सर, IMF की ये रिपोर्ट पिछले आकलन से किस तरह अलग है? IMF की इस रिपोर्ट में दो महत्वपूर्ण और नई बातें हैं। कुछ बातें इससे पहले आ चुकी हैं, जब IMF ने कहा था कि भारत की आर्थिक विकास दर इस साल गिरेगी और 7% से नीचे आएगी। उसके बाद सबके आकलन बदले थे। दो महत्वपूर्ण चीज़ें IMF ने नई कही हैं, जिनको जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण अपडेट है। पहली चीज़ तो ये कि अब भारत की आर्थिक विकास दर के पूरे आकलन और पूरी चर्चा अगले साल की विकास दर पर जाकर ठहर गई है, क्योंकि अब 2024 में और 23-24 में जो भारत की आर्थिक विकास दर होगी उस पर काफ़ी कुछ दारोमदार होगा, क्योंकि तब तक कोविड का असर, बेस इफेक्ट, ये सारी चीजें निकल चुकी होंगी। वहां IMF ने भारत के लिए केवल 6% और 6.1% की आर्थिक विकास दर का आकलन किया है, जो अभी 6 महीने या 9 महीने के आसपास 6 महीने पहले है। इसके बाद अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगी, ब्याज दरों में कैसे बढ़ोतरी होगी, महंगाई की क्या स्थिति रहेगी, इसे आप बहुत सारे फैक्टर से जोड़कर देख सकते हैं। जैसे हमने चर्चा की थी कि कल विश्व बैंक का अनुमान आया था कि कच्चे तेल की कीमत $90 से ऊपर रहेगी। उन सारे फैक्टर्स में देखें तो अब एक सवाल और एक बहस चर्चा शुरू होगी कि क्या भारत की आर्थिक विकास दर 2023-24 में 6% से भी नीचे जा सकती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो IMF ने अपनी इस रिपोर्ट में कहा है कि एशिया के बाजारों से और इमर्जिंग इकोनॉमी से बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत सिग्निफिकेंट मात्रा में विदेशी पूंजी बाहर निकली है शेयर बाजारों से। और उसको IMF ने कंपेयर किया है 2013 के उस दौर से, जब अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ना शुरू हुई थी और जिसे हम अक्सर संदर्भों में टैपर टेंट्रम के नाम से जानते हैं। लगभग उसी तरीके का आउटफ्लो हमें एशिया की अर्थव्यवस्थाओं से दिखाई दिया है पिछले कुछ महीनों में, ऐसा IMF का कहना है। और इसलिए IMF ने भारत की में रिकवरी को लेकर, भारत की अर्थव्यवस्था पर बने हुए दबावों को लेकर में कोई बड़े बदलाव की संभावना जाहिर नहीं की है। ये भविष्यवाणी पिछले आकलन के बाद आई है और इसलिए अब इसकी रोशनी में भारतीय अर्थव्यवस्था को नए सिरे से देखने की कोशिश शायद शुरू होगी। बैंकों के गैर बैंकिंग कारोबार को रेगुलेट करने के लिए रिजर्व बैंक नियम सख्त कर सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो बैंकों के इंश्योरेंस और एसेट मैनेजमेंट जैसे कारोबार के लिए RBI अपने रेगुलेशन को सख्त करने की योजना बना रहा है और इसके लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बदलाव किया जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंकों के गैर बैंकिंग कारोबार के रेगुलेशन पर राय देने के लिए केंद्रीय बैंक ने पैनल गठित किया था और पैनल ने अपनी रिपोर्ट में बैंकिंग कारोबार को गैर बैंकिंग कारोबार से अलग करने का सुझाव दिया है। सर, क्या ये बैंकों में एक बड़े रिस्ट्रक्चर की तैयारी है? एक और रिस्ट्रक्चरिंग की तैयारी है और इसका संदर्भ इस बात से जोड़ सकते हैं कि RBI ने भी हाल में ही एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स जारी किया था। उस सैंडबॉक्स का मतलब था कि ऐसी सेवाएं जो कई सारे रेगुलेटर्स के दायरे में आती हैं, जैसे कि सेबी के दायरे में कुछ सेवाएं हैं, कुछ बैंकिंग रेगुलेटर्स के दायरे में हैं और कुछ बैंक RBI के दायरे में, इनको कैसे मैनेज किया जाए। इसके बाद सेबी ने भी इसको शामिल किया था। उसके अगले चरण के तौर पर RBI ने स्पेसिफिकली 7-8 बैंकों को ये जो मसौदा है, जो उसके एक्सपर्ट पैनल की राय से भेजा है और इन बैंकों में उसकी चर्चा भी शुरू हुई है। जो प्रमुख बैंक भारत में बैंकिंग गतिविधियों के साथ एक बड़ा हिस्सा गैर बैंकिंग गतिविधियों के तौर पर काम करते हैं, बीमा में, एसेट मैनेजमेंट में, म्यूचुअल फंड्स में, बाकी चीज़ों में करते हैं, उनमें जो प्रमुख बैंक हैं शुभम, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है। इतने प्रमुख बैंकों ने RBI के इस प्रस्ताव पर अपने यहाँ बोर्ड में बातचीत भी शुरू कर दी। अब ये पुनर्गठन किस परिस्थिति में होगा, कैसे होगा, क्या इन्हें अलग से कंपनियों के तौर पर रखा जाएगा, इनके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या होंगे, ये बाद में स्पष्ट होगा। लेकिन यहाँ से बैंकों में बैंक और गैर बैंकिंग गतिविधियों के बीच में जो एक धुंधली सी विभाजक रेखा है रेगुलेशन को लेकर, कामकाज को लेकर, उसे साफ करने और स्पष्ट करने की कोशिश रिजर्व बैंक की तरफ से शुरू हो गई है। और इसलिए शायद ऐसा लगता है कि बैंकिंग इंडस्ट्री में एक और पुनर्गठन आने वाले 6 महीनों में हमें रेगुलेटरी लेवल पर दिखाई देगा, वो जैसा कि हमने फिनटेक को लेकर देखा था।
इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी आईईए ने अनुमान लगाया है कि 2030 तक भारत में नेचुरल गैस का आयात मौजूदा स्तर से दोगुना हो जाएगा और साथ में कच्चे तेल के आयात में भी 50% बढ़ोतरी हो सकती है। आईईए ने कहा है कि 2030 तक भारत में घरेलू नेचुरल गैस उत्पादन में 50% बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन अधिकतर ज़रूरत आयात से पूरी होगी। वहीं कच्चे तेल की रोजाना मांग मौजूदा 47 लाख बैरल से बढ़कर 2030 तक 67 लाख बैरल तक पहुंचने का अनुमान है। सर, किसी भी अर्थव्यवस्था में ऊर्जा का बढ़ना एक अच्छी खबर मानी जाती है कि अगर ऊर्जा की डिमांड बढ़ रही है इसका मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी। भारत के लिए क्या ये अच्छी खबर है या कोई चुनौती? दोनों तरह से देख सकते हैं। भारत के लिए चुनौतीपूर्ण खबर भी, अच्छी खबर इस दृष्टि से है कि जीडीपी की बढ़ोतरी के लिए ऊर्जा सबसे प्रमुख चीज़ है। जिस देश में ऊर्जा की मांग बढ़ती है वहाँ पर जीडीपी की ग्रोथ भी बढ़नी चाहिए। पर आप यहाँ एक दूसरी परिस्थिति देख रहे हैं। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक भारत की आर्थिक विकास दर में गिरावट के अनुमान दे रहे हैं अगले कम से कम अगले 1.5 या 2 साल के लिए, और ऊर्जा की मांग बढ़ने के आकलन हमारे पास उपलब्ध हैं। आईए ने, जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, उसने कहा है कि भारत में 2030 तक तेल की मांग 7 मिलियन बैरल पर डे के आधार पर बढ़ेगी। कोयले के उत्पादन में ज़्यादा निवेश करना पड़ेगा, कोयले के उत्पादन में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो की डिमांड को देखते हुए भारत को कोयले की क्षमताओं में निवेश करना होगा, रिन्यूएबल में भी निवेश होगा। अब भारत की ऊर्जा परिस्थिति जिस तरीके की है उसमें हम अपनी अधिकांश ऊर्जा जरूरतों के लिए पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है, बल्कि कई मामलों में कोयले को अगर छोड़ दिया जाए उसमें भी हमारी आत्मनिर्भरता का स्तर लगातार गिर रहा है। 3 प्रमुख ईंधन है, कच्चा तेल, नेचुरल गैस और कोयला, जिनके आसपास भारत का ऊर्जा परिदृश्य बनता है। इसके अलावा जो रिन्यूएबल या अक्षय ऊर्जा के संसाधन है उनका की हिस्सेदारी बहुत छोटी है और उनका बाजार अभी तैयार होना है। इसमें कच्चे तेल की मांग के लिए भारत ने जो आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा था वो चूक गया, भारत और ज़्यादा तेल आयात करने लगा। कोयले की मांग और सप्लाई की गणित इस बुरी तरह बिगड़ी कि भारत इस साल रिकॉर्ड कोयला आयातक में बदल गया, और नेचुरल गैस तो मिल ही नहीं रही है दुनिया के बाजार में। नेचुरल गैस की तो आयात की संभावनाएं ही नहीं बन पा रही हैं, जबकि नेचुरल गैस की भारत में कमी है। तो इस स्थिति में अगर आप देखें तो ऊर्जा की मांग बढ़ने का मतलब है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर और ज़्यादा दबाव बढ़ना, और आयातित ऊर्जा कमजोर रुपए के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में महंगाई का एक लंबा दौर शुरू कर सकती है। और इसलिए भारत को अब नए सिरे से अपनी ऊर्जा रणनीति इस रोशनी में बनानी होगी कि ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता कैसे बढ़ाई जा सके, जो काफ़ी पिछड़ा हुआ और काफ़ी चुनौतीपूर्ण हाल रहा है पिछले 5-6 सालों में ऊर्जा की दृष्टि से। सर, अन्य अर्थव्यवस्थाओं के बारे में आईए ने क्या कहा भारत के अलावा? आईए ने 2-3 अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं को लेकर आकलन दिए हैं, जिसमें आईए ने ये कहा है कि ये दुनिया की एनर्जी सप्लाई के लिए लगभग वैसा ही मूवमेंट है जैसा हमने 70s में देखा था, जब अरब देशों ने अमेरिका पर आयल में प्रतिबंध लगाया था। फिलहाल ये मानना है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक का ये मानना है कि फॉसिल फ्यूल का या जीवाश्म ईंधनों की डिमांड बढ़ेगी, और इसके कारण जो क्लाइमेट के गोल्स हैं उनको पालन करने में या उन्हें हासिल करने में दिक्कत होगी। लेकिन इसके साथ उसका ये भी कहना है कि पूरी दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी में आने वाले समय में तेज़ी से निवेश में बढ़ोतरी भी होगी, जिसके कारण धीमे धीमे जीवाश्म ईंधनों से लोग पीछे की तरफ हटेंगे, और दुनिया के देशों को तात्कालिक तौर पर फिलहाल अभी अपने आप को जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर रहना पड़ेगा। और उसमें आईए ने ये आंकड़े भी दिए हैं कि यूरोप में इस साल विंटर्स के लिए किस तरीके की तैयारी है ईंधन को लेकर। सितंबर तिमाही के दौरान अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ एक बार फिर से पॉजिटिव जोन में पहुंच गई है। सितंबर तिमाही के दौरान ग्रोथ 2.6% दर्ज की गई, जो अनुमान से बेहतर आंकड़ा है। इससे पहले जून और मार्च तिमाही के दौरान अमेरिका में जीडीपी ग्रोथ 0 के नीचे खिसक गई थी। जीडीपी ग्रोथ में हुई इस बढ़ोतरी के बाद अब अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के लिए चुनौती और बढ़ गई है। महंगाई को काबू करने के लिए, मांग को घटाने के लिए फेडरल रिजर्व लगातार ब्याज दरें बढ़ा रहा है, लेकिन जीडीपी ग्रोथ का ये नंबर बताता है कि आने वाले दिनों में फेडरल रिजर्व को और ज़्यादा तेज़ी से ब्याज दर बढ़ानी पड़ेंगी, जिससे कि महंगाई को काबू किया जा सके। दूसरी तरफ यूरोपियन सेंट्रल बैंक यानी ईसीबी ने गुरुवार को ब्याज दरों में बड़ी बढ़ोतरी का ऐलान किया। इस साल ईसीबी की ये लगातार तीसरी बढ़ोतरी है। यूरोप में महंगाई दर भी 40 साल के ऊपरी स्तर पर है, और महंगाई को नियंत्रण करने के लिए ईसीबी लगातार ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहा है। लेकिन ईसीबी की इस बढ़ोतरी के बावजूद यूरो जोन की करेंसी यूरो में गिरावट देखी गई। ये थोड़ा सा विरोधाभासी है कि जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो करेंसी मजबूत होती है। यहाँ ऐसा क्यों हुआ, अंशुमान जी से समझेंगे। गुरुवार को इस बढ़ोतरी के बाद यूरो में 1% की गिरावट देखने को मिली। दरअसल अमेरिका में जीडीपी ग्रोथ बढ़ने की वजह से डॉलर को सहारा मिला। सर, पहला सवाल मेरा अमेरिका पे, दूसरा यूरो पे। अमेरिका में ये ब्याज दरें लगातार बढ़ रही हैं, बुलाई जा रही है मंदी आ जा, मांग टूट जा,
टूट क्यों नहीं रही है? ये जो ताजा आंकड़ा है इसने फिर चौंकाया। एक सेक्टर ऐसा था जहां से मंदी के संकेत हमें मिले, रियल इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी इकोनॉमी में मंदी के संकेत मिलने लगे, वो हाउसिंग सेक्टर है अमेरिका का, जहां डिमांड में कमी आई। लेकिन कंज्यूमर स्पेंडिंग और कॉर्पोरेट स्पेंडिंग में खासतौर से उपभोक्ताओं के खपत और खर्च में लगातार बढ़ोतरी दिख रही। और ये स्थिति तब है जबकि महंगाई के बावजूद हर चीज महंगी है अमेरिका में, उसके बाद भी लोग खर्च कर रहे हैं, सरकार के खर्च में भी बढ़ोतरी हुई। और इसलिए अर्थव्यवस्था में मंदी में जाने के बजाय उसमें एक बड़ा रिबाउंड दिखाई दिया। और इसके बाद कुछ चीजें अगले 1 महीने 2 महीने के लिए दुनिया में साफ हो गई। और उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले 5-6 दिनों में 7 दिनों के अंदर पूरी दुनिया में ब्याज दरों में बढ़ोतरी का एक बड़ा नया दौर शुरू हुआ, जिसमें यूरोप पर हम अलग से बात करेंगे, जैसा शुभम ने आपको बताया। यह माना जा रहा है कि फेडरल रिजर्व करीब 75 बेसिस पॉइंट की एक और बड़ी हाइक करेगा अगले हफ्ते, जो फेडरल रिजर्व की बैठक होने वाली है। एक बहस, एक चर्चा बाजार में इस तरीके की है, इसके बाद फेडरल रिजर्व अपनी ब्याज दरों की बढ़ोतरी में थोड़ी कमी कर सकता है। लेकिन अगर मैक्रो इकोनॉमी के या अर्थव्यवस्था के बाकी आंकड़े देखे जाएं तो ऐसा नहीं लगता कि अभी फेडरल रिजर्व की कोशिशों के बावजूद महंगाई में कमी होने की गुंजाइश दिखाई दे रही है। लेकिन फेडरल रिजर्व अकेले ही नहीं, केवल एक ही ऐसा देश है, कनाडा, जिसने अपेक्षा से कम ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है फिलहाल अभी के इस सिनेरियो में, जो पिछले एक हफ्ते का सिनेरियो है। जो प्रमुख देश हैं जिन्होंने हाल में ब्याज दरें बढ़ाई हैं उनमें न्यूजीलैंड है जिसने 8वीं बार ब्याज दर में बढ़ोतरी की है, ब्रिटेन है जिसने 50 बेसिस पॉइंट की ब्याज दर में बढ़ोतरी की है, नॉर्वे में ब्याज दर बढ़ी है नए सिरे से, ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी कम ब्याज दर बढ़ी है मौजूदा परिस्थिति में, स्वीडन में ब्याज दर बढ़ी है जो मैं चार्ट देख रहा हूं, और ईसीबी हमारे सामने है। तो इसका मतलब यह है कि दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं फिलहाल अगले 6-7 महीने 8 महीने तक मौजूदा परिस्थिति में ना तो बहुत तेजी से मंदी को भीतर आता देख रही हैं और ना बहुत तेजी से महंगाई को विदा होता देख रही हैं। बिल्कुल सर, यूरोप की बात करें तो वहां तो ब्याज दरें बढ़ी, उसके बाद यूरो को सहारा मिलना चाहिए था, मजबूती आनी चाहिए थी, वहां 1% की गिरावट। वहां पूरी गणित इसलिए बदल गई क्योंकि आमतौर पर जैसा शुभम ने आपसे कहा कि ब्याज दरें बढ़ती हैं किसी देश में तो वहां की करेंसी को थोड़ा सहारा मिलता है। लेकिन कल जो अमेरिका का में जीडीपी का या विकास दर के आंकड़े आए और कई सारे और भी आंकड़े जो अमेरिका में हैं सेकेंडरी लेवल पर, जो बता रहे हैं कि अमेरिका में मंदी लाने की कोशिशें सफल नहीं हो रही हैं, उसकी वजह से जो हमने परसों डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखी थी उसमें हमने एक रिबाउंड देखा, और उस रिबाउंड की वजह से डॉलर इंडेक्स को बढ़ने के कारण यूरोपियन सेंट्रल बैंक की बड़ी रेट हाइक भी यूरो को गिरावट से नहीं बचा सकी। और इसलिए एक और दूसरा महत्वपूर्ण पहलू जो था वो ये था कि जर्मनी में मंदी न आने के संकेत मिले। जर्मनी का जो ताजा आर्थिक आंकड़ा आया वो लगभग अमेरिका जैसा था, वहां भी इकोनॉमी में रिबाउंड दिखाई दे रहा है। तो बाजार को यह भी एक्सपेक्टेशन है कि अमेरिका में अगर 75 बेसिस पॉइंट की ब्याज दर बढ़ेगी तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक को अभी 1-2 राउंड में ब्याज दरें और ज्यादा बढ़ानी पड़ेंगी। तो एक अजीब सी दिलचस्प पशोपेश की स्थिति बन रही है कि पूरी दुनिया मंदी के लिए बेचैन है ताकि महंगाई से मुक्त हुआ जा सके, और अर्थव्यवस्थाएं अपनी रिजिलियंस, अपनी ताकत, अपनी क्षमता या आप कहें अपनी जिजीविषा दिखा रही हैं इस मंदी को रोकने के लिए। फेडरल रिजर्व और ईसीबी के बाद अब बात अपने केंद्रीय बैंक की यानी कि आरबीआई की। अगले हफ्ते 2 नवंबर को अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में बढ़ोतरी पर फिर फैसला ले सकता है और संभावना है कि फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरें बढ़ाई ही जाएंगी। अमेरिकी सेंट्रल बैंक के फैसले के अगले दिन भारतीय रिजर्व बैंक ने भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि यूएस फेड के फैसले के बाद भारतीय रिजर्व बैंक भी ब्याज दरों पर फैसला ले सकता है। हालांकि बैठक में उस रिपोर्ट को तैयार करने पर भी चर्चा होगी जिसमें बैंक की तरफ से सरकार को बताया जाएगा कि क्यों लगातार प्रयास के बावजूद महंगाई आरबीआई का जो दायरा है उसके भीतर क्यों नहीं आ रही है, क्यों काबू नहीं हो पा रही है। सर, आरबीआई को ये सफाई क्यों देनी पड़ रही है? रिजर्व बैंक के कानून के तहत हम इस पर पहले भी चर्चा करते रहे कि रिजर्व बैंक का जो कानून है और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो नियम है उसकी धाराओं के तहत रिजर्व बैंक को अगर ब्याज दरों में बढ़ोतरी करता है तो उसे संसद को ये बताना पड़ता है कि उसका असर क्या हुआ। और ये जो सेक्शन 45(ZN) है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट का, इसके तहत उसे ये बताना पड़ेगा। रिजर्व बैंक अपनी रिपोर्ट में, पहली बार भारत में ऐसा हो रहा है जब रिजर्व बैंक सरकार को एक चिट्ठी लिखेगा जिसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक बुलाएगी, स्पेशल बैठक बुलाएगी, इसको एडिशनल बैठक कहा गया है। इसका ये कमेटी बैठकर सरकार को वो तर्क देगी या वो सफाई देगी कि उसके फैसले या उसकी दवा या उसका इंजेक्शन अर्थव्यवस्था में महंगाई कम करने में नाकाम क्यों रहा। ये बात स्पष्ट है, रिजर्व बैंक की तरफ से इस बात के अलग अलग तरीके से संकेत दिए जाते रहे। आरबीआई गवर्नर ने, डिप्टी गवर्नर ने अपनी बैठकों में कहा है कि फूड इन्फ्लेशन अचानक बढ़ गई, मानसून बिगड़ गया, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगाई रुकी नहीं, डॉलर मजबूत हुआ, रुपए में गिरावट आई, यही सारे कारण इस रिपोर्ट में बताए जाएंगे। शुभम, महत्वपूर्ण बात 2 होंगी इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में एक बात तो ये होगी कि रिजर्व बैंक आगे के लिए जो ट्रेजेक्ट्री बताएगा
महंगाई में कमी की, उससे संकेत मिलेगा कि रिजर्व बैंक मौजूदा परिस्थितियों में भारत की ब्याज दरों में बढ़ोतरी को कितना लंबा चलाना चाहता है अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के संदर्भ में, क्योंकि उसे एक तो लक्ष्य रखना पड़ेगा और रिजर्व बैंक के टॉलरेंस लेवल से महंगाई बहुत ऊपर है, कोर इन्फ्लेशन और फूड इन्फ्लेशन तो काफ़ी ऊपर बनी हुई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि क्या आरबीआई अपनी इस रिपोर्ट में, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट पहले आई नहीं थी, क्या आरबीआई अपनी इस रिपोर्ट में सरकार को भी ये सुझाव देगा कि कुछ ऐसा करे जिससे कि महंगाई को कम करने में मदद मिले? क्या सरकार इंपोर्ट कम करने की कोशिश करे? क्या सरकार निर्यात बढ़ाने की कोशिश करे? कुछ विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम किया जाए? क्या ऐसी परिस्थिति होगी? ये क्या रिजर्व बैंक अपनी इस रिपोर्ट में सलाह देगा? ये देखने की बात होगी। पर यह रिपोर्ट भारत के मौद्रिक और फेडरल रिश्तों में, केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय और भारत के आरबीआई के रिश्तों में महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगी, क्योंकि यहाँ से हम पहली बार रिजर्व बैंक को सफाई देते देखेंगे भारत की सरकार को कि आखिर महंगाई रोकने में वो नाकाम क्यों रहा। ब्याज दरें बढ़ रही हैं, महंगाई नहीं रुक रही है, सफाई दी जा रही है। महंगाई को रोकने के लिए आरबीआई की रणनीति क्या होगी? इस पॉलिसी में अब की बैठक में आरबीआई ये फैसला लेगा कि वो ब्याज दरें बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, ये थोड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि रिजर्व बैंक की बैठक, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक इसके बाद भी होगी। इसको एडिशनल बैठक कहा गया है, जैसा रिजर्व बैंक की तरफ से कल संकेत दिया गया है। रिजर्व बैंक की स्ट्रेटजी आने वाले समय में, जैसा संकेत रिजर्व बैंक की पिछली बैठकों से निकल कर आया है कि उत्तरोत्तर ब्याज दरों में बढ़ोतरी करते रहना क्रमशः, क्योंकि आर्थिक विकास दर को लेकर जिस तरीके की दुविधा दिख रही है मौजूदा परिस्थितियों में, शायद रिजर्व बैंक चाहेगा कि वो महंगाई को नियंत्रित करने के लिए और ताकत लगाए। पर महंगाई को रोकने से ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि भारत में ब्याज दरों की बढ़ोतरी अमेरिका की ब्याज दरों की बढ़ोतरी से जुड़ी हुई है, और इसीलिए लोग इस बैठक को, 3 तारीख की बैठक को काफी संवेदनशील और महत्वपूर्ण मान रहे हैं, क्योंकि 2 तारीख को फेडरल रिजर्व की बैठक होगी जिसमें 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की संभावना, उसके अगले दिन इस बैठक का आयोजन किया गया है। तो क्या इस बैठक को उस रोशनी में भी देखा जाएगा कि अमेरिका में ब्याज दर में बढ़ोतरी का नया दौर आ गया, और भी दुनिया के कई देशों में हुआ, जिसके बारे में हमने आपको भी बताया। ऐसी इसकी रोशनी में आरबीआई क्या करेगा? सर, छोटा सवाल, सीधा सवाल, ब्याज दरें बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी? ब्याज दरें इस बैठक में बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन ब्याज दरों में आरबीआई बढ़ोतरी जरूर करेगा। अगली बैठक में इस बात की संभावना है, और इसीलिए ये बैठक महत्वपूर्ण है कि क्या यहीं से रिजर्व बैंक बगैर देरी किए हुए अमेरिका की ब्याज दरों में बढ़ोतरी का जवाब देगा, यह थोड़ा और इंतजार करेगा। अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क ने आधिकारिक तौर पर माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर का टेक ओवर कर लिया है। मस्क ने ट्विटर को $44 अरब में खरीदा है, और ट्विटर का अधिग्रहण करने के तुरंत बाद उन्होंने कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को निकाल दिया। रिपोर्ट की माने तो ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल तथा कंपनी की उच्च पद पर काम कर रही विजया गड्डे को पद से हटा दिया गया। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि मस्क के टेक ओवर के बाद ट्विटर में बड़े बदलाव हो सकते हैं, और ट्विटर में जिन लोगों को आजीवन प्रतिबंध किया गया था उन पर भी हटाया जा सकता है। एक नाम आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति, उनको आजीवन के लिए प्रतिबंध किया गया था। ऐसी लंबी लिस्ट होगी, उन पर प्रतिबंध हटता है नहीं हटता ये देखना होगा। सर, अब किस तरीके की कंपनी हो जाएगी ट्विटर को लेकर जो घटनाक्रम है उसके बाद कई सारी दिलचस्प घटनाएं, काफ़ी चर्चाएं राजनीतिक हलकों में अलग अलग तरह से हो रही। पहली चीज़ तो ये कि यहाँ से ट्विटर अब एक प्राइवेट कंपनी में बदल जाएगी, क्योंकि जिस तरीके के संकेत न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने दिए हैं, मॉर्गन स्टैनले का जो इंटरनेशनल इंडेक्स है उससे ट्विटर को हटाने का फैसला 1 नवंबर से लागू हो जाएगा। यानी एलन मस्क ने एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर खरीदकर उसे प्राइवेट कंपनी में बदल दिया है। जो खतो किताबत उनकी बैंकर्स के साथ और निवेशकों के साथ हुई है, उसमें भी एलन मस्क ने इस बात की संभावना का संकेत दिया था कि वो इस कंपनी को प्राइवेट रखना चाहेंगे। अब यहाँ एक अजीब सा पैराडॉक्स है, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म, एक पब्लिक ओपिनियन प्लेटफॉर्म प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर काम करेगा। अमेरिका के इतिहास में कम ही ऐसे उदाहरण मिलते हैं शुभम, जब एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिस्टेड कंपनी प्राइवेट हो गई हो। आमतौर पर प्राइवेट कंपनियों के शेयर बेचकर आईपीओ लाकर उसे पब्लिक कंपनी बनाया जाता है, लेकिन यह एक किस्म का रिवर्स आईपीओ है जिसमें एलन मस्क पैसा देकर लोगों से शेयर खरीद रहे हैं। अब यहाँ से इस कंपनी की तस्वीर बदलना शुरू होगी, क्योंकि ट्विटर जिसके ऊपर एक लिस्टेड कंपनी होने के नाते सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के, स्टॉक एक्सचेंज के, फेडरल रिजर्व के, कई फेडरल सिक्योरिटी सिस्टम के कई सारे कानून लागू होते हैं। जब वो प्राइवेट हो जाती तो उन कानूनों से, उन घोषणाओं से, ट्रांसपेरेंसी से बाहर आ जाती है। एक दिलचस्प चीज़ यहाँ ध्यान रखना जरूरी है कि अमेरिका के इतिहास में 1-2 उदाहरण ऐसे हैं। अमेरिका में के इतिहास में एक दिलचस्प उदाहरण में पढ़ रहा था, डेल को ठीक इसी तरह से
डेल के मैनेजमेंट ने प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में बदल दिया था। और ये इसलिए बदला था कि डेल का पूरी तरह से रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी, बदला जाएगा, और उसके बाद फिर डेल को ये माना जाता है कि डेल अपने आप में एक सक्सेस स्टोरी है जो 2013 में हुई थी, और उसके बाद 2018 में कंपनी दोबारा पब्लिक इशू लेकर आई थी और फिर बाजार में लिस्टेड हुई थी। और इस रिस्ट्रक्चरिंग में डेल के कामकाज में और डेल की परिस्थितियों में बदलाव हुआ था। लेकिन कुछ और भी ऐसे छोटे मोटे उदाहरण हैं जिनमें कंपनियों को जब पब्लिक से प्राइवेट किया गया तो वो पूरी मुहिम असफल हो गई। तो ये तो ट्विटर का मौजूदा ढांचा होने वाला है जिसमें अब ये कंपनी, और इसीलिए शायद ट्विटर के अधिकारियों को हटाया गया है और उन्हें अलग किया गया है, क्योंकि अब ये कंपनी पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी हो रही है। सर आगे चुनौतियां क्या होंगी? अधिग्रहण तो हो गया, एलन मस्क की अगली चुनौतियां अब क्या दो हैं? बड़ी चीजें सामने दिखती हैं। पहली चीज तो ये कि एलन मस्क ने अपने बयानों में ट्विटर पर वो काफ़ी चर्चित हैं, रहते हैं और काफ़ी टिप्पणियां करते हैं। उन्होंने ये स्वीकार किया है कि डील बहुत महंगी है और इसी महंगी डील को से वो निकल कर एक बार पीछे हट गए थे। उन्होंने इसमें जल्दबाजी इसलिए की क्योंकि कोर्ट ने 28 तारीख की तारीख तय की थी। 28 तारीख तक उन्हें डील क्लोज करनी थी, नहीं तो उनको जुर्माना देना पड़ता वापस। तो उन्होंने इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया और अब इस फैसले के साथ उन्हें जो अपने फिनांसर्स हैं जिनसे वो पैसा ले रहे हैं, टेस्ला के जो शेयर होल्डर हैं और अपनी बाकी कंपनियों के शेयर होल्डर हैं, उन्हें जस्टिफाई करना होगा कि इतनी बड़ी डील जो $44 बिलियन की है वो क्या ट्विटर का वैल्यूएशन सही है। क्योंकि एलन मस्क पहले ट्विटर का वैल्यूएशन गलत मानते रहे हैं और उस ट्विटर के वैल्यूएशन को चुनौती देने के लिए ही वो कोर्ट गए थे और उन्होंने माना था कि कंपनी अपने डेटा या अपने आंकड़े सही नहीं दे रही, ट्विटर की वास्तविक वैल्यू ये है ही नहीं जो वैल्यू ट्विटर ने उनको रखी है। तो अब यहां उन्होंने ट्विटर की ये वैल्यू मान ली है कि इतनी महंगी कंपनी है। तो अभी से उन्हें अपने शेयरधारकों को, अपने फाइनेंसर्स को और अपने बाकी लोगों को, बाकी जो स्टेक होल्डर्स उनको जस्टिफाई करना होगा। टेस्ला के शेयरों पर, टेस्ला कंपनी पर इसका असर पड़ेगा। पर इससे ज़्यादा दूसरी जो बहुत बड़ी चुनौती इसके साथ आने वाली, जैसे हमने शुरुआत में कहा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो जाएगी। अमेरिका के अखबारों में इस तरीके की रिपोर्ट है कि अमेरिकी की सरकार ने एलन मस्क की कंपनियां स्पेसएक्स, स्टारलिंक, ट्विटर, इन सारी डील्स के सिक्योरिटी इंक्वायरी शुरू कर दी है। उसमें महत्वपूर्ण हिस्सा स्टारलिंक का यूक्रेन कनेक्शन भी है, रशिया कनेक्शन भी है, जिसके कारण सिक्योरिटी इंक्वायरी शुरू कर दी है। एक पब्लिक प्लेटफॉर्म जो ओपिनियन मेकिंग को सपोर्ट करता है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी की जगह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बदलेगा, तो अमेरिका के रेगुलेटर्स उसको कैसे लेंगे? पूरी दुनिया में वैसे भी सोशल नेटवर्क्स के ऊपर कानून बदल रहे हैं, उन पर सख्ती हो रही है। ऐसी स्थिति में ट्विटर को लेकर अमेरिका के रेगुलेटर्स का नजरिया क्या होगा, यह भी स्पष्ट हमारे सामने नहीं है कि इसको लेकर वो क्या करेंगे। लेकिन अब यहां से उनकी दूसरी सबसे बड़ी बैटल शुरू होगी, जहां उन्हें अमेरिका के रेगुलेटर्स को और तमाम नियमों को, एजेंसियों को इस बात के लिए सहमत करना पड़ेगा कि ट्विटर आगे कैसे काम करता है। तो ये जो पूरी चर्चा है, ये चर्चा बाद में कुछ रेगुलेटरी चीज़ों तक जाएगी, तब जाकर ट्विटर की पूरी डील क्लियर हो पाएगी। तो ये दो बड़ी हर्डल अभी सामने है, तो इसलिए अभी ट्विटर में कुछ मोड़, कुछ पड़ाव और शामिल हैं, ऐसा लगता है मस्क के हाथ में जाने तक। तो चिट्ठी भी लिखी है कल एलन मस्क ने, किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, कैसी कंपनी बनाना चाहते हैं वो ट्विटर को? यही सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। एलन मस्क ने जो कल चिट्ठी लिखी है उससे जो संदर्भ निकाले जा रहे हैं और जो बात एलन मस्क पहले भी कहते रहे हैं, शायद एलन मस्क ट्विटर को केवल माइक्रो ब्लॉगिंग या का प्लेटफॉर्म नहीं रखना चाहते, बल्कि वो इसे एक सुपर ऐप के तौर पर विकसित करना चाहते हैं। उन्होंने इसका संकेत भी दिया है कि ट्विटर के जरिए आप बिल पेमेंट भी कर सकें, टिकट्स भी बुक कर सकें, बाकी सेवाओं का भी इस्तेमाल कर सकें। लगभग जो वीचैट जैसी स्थिति है उस तरीके की स्थिति में शायद एलन मस्क ट्विटर को ले जाना चाहेंगे। तो ट्विटर का फिर पूरा स्वरूप, उसके कामकाज करने का तरीका, उससे मिलने वाली सर्विसेज, ये सारी चीज़ें भी बदलेंगी एलन मस्क के नियंत्रण में अगर इस कंपनी को रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाते हैं। तो यहाँ से हमें ट्विटर का एक दूसरा स्वरूप दिखाई देगा। वो केवल ट्वीट्स या ओपिनियंस के लिए ही नहीं, बल्कि शायद एलन मस्क इससे बहुत सारी और सेवाएं जोड़ने की कोशिश करेंगे। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है, ऐसा माना जा रहा है, ताकि वो इसके हाई वैल्यूएशन को जस्टिफाई भी कर सकें, ये बता भी सकें कि इस कंपनी में इतना पोटेंशियल है कि इस कंपनी को एक फिनेंशियल सर्विस सुपर ऐप कंपनी के तौर पर ट्विटर को विकसित किया जा सकता है। तो यहाँ से ट्विटर का सबसे दिलचस्प दौर अब शुरू होगा। ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। अगला मनी सेंट्रल सोमवार को लेकर शाम 7 बजे फिर से आऊँगा, लेकिन उससे पहले इकोनॉमिकम आएगा रविवार को 11:15 बजे। सर क्या खास है इस बार?
इकोनॉमिकम में इस बार हम आपके पास लेकर आ रहे हैं एक बड़ी बहस जो भारत में हो रही है, और कुछ आंकड़े जब भारत में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां लेकर आती हैं तो हमें बुरा लगता है और हमें बताया जाता है कि हमको दुनिया आईना दिखाने की कोशिश कर रही है। ये प्रतिक्रिया अभी जब हंगर इंडेक्स आया तो हमारे पास आया, इससे पहले कुछ और भी आंकड़े थे। भारत में आंकड़ों की जो गरीबी है वो कितनी गहरी है, भारत के पास अपने क्वालिटी के अच्छे आंकड़े क्यों नहीं है, और हम दुनिया की एजेंसियां जो हमें बताती हैं वो हम खुद अपने आप नाप कर नहीं जान पाते। हम इसे गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि आंकड़ों की ये गरीबी कहाँ कहाँ हमें कमज़ोर कर रही है और जिसके कारण पॉलिसी मेकर्स को फैसले लेने में दिक्कत होती है। समझिए, हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ भारत के पास वास्तविक तौर पर अच्छे आंकड़े हैं ही नहीं, उपलब्धि नहीं है। चलिए, तो इस बार आंकड़ों की गरीबी पर ये इकोनॉमिकम भी देखना आप ना भूलें। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। का